हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। WWF और UNEP ने साथ मिलकर के एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ए फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। अब रिपोर्ट जारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इसके पॉइंट्स को रटना है। मेंस में लिखने के लिए आपके पास सर्टेन पॉइंट्स होने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स इसके अंदर यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड की गई है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कंसर्न्स हैं, ठीक है, क्यों कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, हर चीज़ को इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो याद रखिए, रिपोर्ट ए फ्यूचर फॉर ऑल ए नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस पीटी के हिसाब से रिलीज़ की गई बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड UNEP। और आप देखिए, इन्होंने एग्जामिन किया कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट यहाँ पर इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो क्यों यहाँ पर हो रहे हैं। तो जब भी आपको HWC लिखा हुआ दिखे, उसका मतलब है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जारी की WWF और UNEP ने साथ मिलकर के। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले चैप्टर में इन्होंने बताया था जूनोटिक डिसीज़ के बारे में। तो जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन में या ह्यूमन से वाइल्ड लाइफ में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो जानवर से इंसान में, इंसान से जानवर में ट्रांसफ़र होती हैं, जूनोटिक डिजीज़ कहलाती हैं। ये जूनोटिक डिजीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर स्लाइड यहाँ पर दी है, ये रही। की ड्राइवर्स टू द की न्यू जूनोटिक डिजीज़, नई जूनोटिक डिजीज़ क्यों इमर्ज हो रही हैं, उसके पीछे का कारण बताया है। एनवायरमेंटल रिस्क बताए हैं, क्या हैं, जैसे इलीगल एंड हाई रिस्क ट्रेड, आपको पता है कि कितना इलीगल ट्रेड इस समय यहाँ पर हो रहा है। एंड कंजम्पशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का कंजम्पशन भी किया जाता है एज अ प्रोटीन सोर्स, ओके। दूसरा, अनसस्टेनेबल फूड सिस्टम, जो कि हम इस समय यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इन दोनों के तरह देखें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें किस तरीके से इंपॉर्टेंस निभा रही है नई जूनोटिक डिजीज़ को लाने में। तो वाइल्ड मीट कंजम्पशन, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी भी है कोविड-19 वाली, ओके। अल्टरनेटिव प्रोटीन के सोर्स की तरह। अनसेफ एंड अनहाइजीनिक तरीके से ट्रेड की प्रैक्टिसेस करना, जिसको रोकने के लिए आपका साइट्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। लैंड यूज़ चेंजेस किए जाते हैं, ये लैंड यूज़ चेंजेस किए जा रहे हैं इन द फॉर एग्रीकल्चर, ओके। तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही है, तो फिर वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेगी, ओके। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। और अगर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर लागू रहीं तो इसके आउटकम अच्छे नहीं होंगे। कैसे आउटकम होंगे? इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू एनिमल पैथोजेंस एट इंटरफेस बिटवीन नेचर, ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक। तो एक ट्रायंगल बन जाएगा प्रकृति के बीच में, इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में, ओके, जिससे कि एक दूसरे के अंदर डिजीजेस ये फैलनी शुरू हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नए नए पैथोजेंस निकल करके आएंगे, साथ ही वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी यहाँ पर टू द एनिमल पैथोजेंस। इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे, रिस्क बढ़ जाएगा जूनोटिक डिजीज़ इमरजेंस का, साथ ही ब्रॉडर नेगेटिव एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, इंक्लूडिंग द क्लाइमेट चेंज एंड द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि नई नई जूनोटिक डिजीज़ जो उभर करके आ रही हैं, आपको पता हो नई नई आ रही हैं, हो रहा है ये सब, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज नहीं तो कल। उसके बाद यहाँ पर आप एक निगाह मार सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा एरिया कितना है जो पूरी तरीके से ह्यूमंस ने डोमिनेट किया हुआ है। तो पूरी पृथ्वी का 18% एरिया ह्यूमंस ने डोमिनेट किया हुआ है। अगर हम बात करें एरिया लार्जली डिवॉइड ऑफ पीपल, जहाँ पर लोग नहीं रहते, तो ऐसा 26% एरिया है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। और ऐसा एरिया जो कि वाइल्ड लाइफ और पीपल दोनों के साथ शेयर किया जाता है, मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों को एग्जिस्टेंस में रहती है, ऐसा 56% एरिया इस समय मौजूद है। अब ये एरिया है तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी होना लाजमी है। कन्फ्लिक्ट ही दिखाए हैं यहाँ पर कि श्रीलंका में कैसे कन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, तंजानिया में किस तरीके के कन्फ्लिक्ट हुए, अफ्रीका एशिया में स्नैक वाइट के कन्फ्लिक्ट यहाँ पर सामने आए। तो ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझना है कि किस तरीके से एरिया डिवाइडेड है। उसके बाद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की यहाँ पर डेफिनेशन दी है, वो आप समझते होगे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता क्या है। प्रेजेंस एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉजेज एक्चुअल और परसीव डायरेक्ट रिकरिंग थ्रेट टू द ह्यूमन इंटरेस्ट और द नीड। ह्यूमंस एनिमल्स के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं, एनिमल्स ह्यूमंस के इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को हर्ट करेंगे तो दोनों साथ नहीं रह सकते, ओके। तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। दोनों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे का, अगर वो साथ नहीं रहते हैं तो, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, रहने की नीड बढ़ेगी, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी, ठीक है। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ती रहेगी, उन्हें ज़मीन चाहिए, लैंड यूज़ चेंजेस यहाँ पर होते रहेंगे, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए। इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि उनकी नीड को पूरा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। वाहन कहाँ चलेंगे? मेट्रो नहीं बनानी पड़ेगी क्या? बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि परसेप्शन चेंज होंगे नेचर के लिए, क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। ज़रूरत बढ़ेगी तो आप नेचर का ख्याल नहीं रखोगे, पहले अपना रखोगे। मार्केट फोर्सेस हैं,
ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, मार्केट फोर्सेज हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो इसको अफेक्ट करेंगी, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब ड्राइवर्स हैं जो कि आपके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं। अगर ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ावा देते रहे, ये ड्राइवर्स यहाँ पर लागू रहे, ये काम यहाँ पर होते रहे, तो इससे आपकी प्रकृति के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा। वो प्रेशर कैसा होगा? हैबिटेट चला जाएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस होगा, ब्लॉकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, जहाँ से एनिमल्स गुजरते हैं वो वाइल्ड लाइफ वहाँ पर क्रॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से तो आपने रेल लाइन बिछा दी। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे उत्तराखंड में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज़ यहाँ पर ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू हो जाएगी, और साथ ही आप देखोगे कि फूड है, क्रॉप हैं, लाइव स्टॉक हैं, इनसे रिलेटेड और ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। ये सब प्रेशर होंगे, और जब ये प्रेशर आपकी धरती पर पड़ेगा, आपकी प्रकृति पर पड़ेगा, तो इसके इम्पैक्ट भी अच्छे नहीं होंगे। इम्पैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि क्रॉप्स यहाँ पर आपकी डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने शुरू तो की थी पॉपुलेशन की नीड के लिए, बट आपने उसके बीच में प्रेशर जो प्रकृति के ऊपर क्रिएट किया, तो उसका रिवर्स रिएक्शन भी तो होना ज़रूरी है। उस रिवर्स रिएक्शन के रूप में आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, आपकी क्रॉप डैमेज होंगी। क्यों? अरे भाई, क्लाइमेट चेंज भी एक आपका जिंदा टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज होगा, लाइव स्टॉक डैमेज। क्यों? क्योंकि ये सब कैलामिटीज़ यहाँ पर आएंगी, तो ये सब त्रासदियाँ होती रहेंगी, फूड एंड लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी, ये सब आप अपनी ज़िंदगी में देखते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो रेगुलर, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं उसके अंदर। ओके, ह्यूमन लॉस मिलेगा, इंजरीज होंगी। ठीक है, ह्यूमन वेलबींग्स हेल्थ उनको डिक्रीज होगी, चेंज इन टॉलरेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, नॉन लीथल कंट्रोल ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम चीते को मंगा रहे हैं। ठीक है, क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि ये हमने किया। कलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो पिग्स हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, उनको यहाँ पर आपको मारना पड़ा। ओके, तो ये सब चीज़ें ये कारण बनती हैं आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर का इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आता है, तो ये सब चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं, याद रखिएगा उसको। फिर तीसरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, द ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जब कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ता रहेगा, तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसको एक नज़र में देखते हैं। देखिए, इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा वाइल्ड लाइफ पर, इकोसिस्टम पर। सिंपल सी चीज़ें हैं, कैसे पड़ेगा? मैराइन इकोसिस्टम है आपका, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, हर तरह का सिस्टम यहाँ पर आपका बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो हर एक चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज़ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए आप, जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया, तो यहाँ पर जो पिग्स हैं वो तो लाइवलीहुड थे ना बहुत सारे लोगों का, वाइल्ड बोर थे, उनसे तो उनका लाइवलीहुड चलता था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो उनका लाइवलीहुड पर असर पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन इक्विटी, ठीक है, तो लोगों की कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाएगी, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अमीर थे उन पर इस चीज़ों का असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास यही चीज़ें थी, उन पर ज़्यादा असर इन चीज़ों का पड़ेगा। साथ ही इम्पैक्ट ऑन सोशल डायनामिक्स, इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी प्रोडक्शन इन द बिजनेसेस, सभी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कमोडिटी प्रोडक्शन और बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी आपकी, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी फॉर द प्रोड्यूसर्स, और इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आप तो अनसस्टेनेबल तरीके से फूड हैबिट्स को यहाँ पर अपना रहे हो ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक पूरे करने हैं, वो आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, और वो पूरे नहीं होंगे तो फिर आप समझिए कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट हैं 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो कैसे रोकोगे? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे समझनी है। यही चीज़ें मैंने आपकी स्लाइड में लिख दी हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंस के, ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के, सॉरी। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना है। द सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी, इम्पैक्ट ऑन इक्विटी, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सोशल डायनामिक्स, इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर किसी चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेटन है। जैसे आपको अफ्रीकन टाइगर मिल जाएगा, ओके, चीता मिल जाएगा। ठीक, तो इस स्लाइड को ज़्यादा वरीयता ना दीजिए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नंबर में 17 हैं, वो आपको उसमें से अगर 15 गोल देखें तो डायरेक्ट लिंक करते हैं विद द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से। ठीक है, तो अगर हमने इसका सही मैनेजमेंट कर लिया तो हम लगभग आपके जो 15 गोल्स हैं उनमें प्रगति हासिल कर सकते हैं 17 में से। उसके बाद चैप्टर 4 की तरफ चलें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, उसके ऊपर आपके कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, जैसे पहली बात करें तो मूविंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट टू द को एग्जिस्टेंस। तो कन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर आप देखिए कोई टर्म ही नहीं है, आप पुराने देखिए, आप इतिहास उठा करके देखिए, हम यहाँ पर साथ में ही रहते थे, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ है वो सब साथ में रहा करते थे। तो अब कन्फ्लिक्ट क्यों? अब ये कन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पर ख़त्म करना और हमें यहाँ पर साथ रहने की तरफ ध्यान देना है। ओके, इससे बेनिफिट होगा वाइल्ड लाइफ को, इकोसिस्टम को, पूरा बेनिफिट उसको प्रोवाइड कराना है।
ठीक है। तो इस चीज़ की बात यह है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको सेफ प्लेस यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, उनकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल इकोसिस्टम है, वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। साथ ही आपको बेनिफिट देने हैं लोकल कम्युनिटीज़ को। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, हेल्थ का, लाइवलीहुड का, ठीक है, उनकी सोशल लाइफ का भी ध्यान रखना है कि किसी तरीके से हार्म तो नहीं पहुँच रहा है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पर करना है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं अपनानी है। उसके बाद बेनिफिट देना है टू द कमोडिटीज़, प्रोडक्शन, बिजनेस एंड सप्लाई चेन। जो भी इन चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही हैं उनको यहाँ पर आपको सप्लाई चेन के थ्रू पूरा जो है वो मैनेजमेंट करना है, उनकी पूरी भरपाई भी करनी है अगर उनको किसी तरह का नुकसान होता है। राइट। उसके बाद आपको दिखेगा कि बेनिफिट टू द सोशल डायनामिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, उसके क्षेत्र में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 6 एलिमेंट्स दिए थे कि किस तरीके से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस को मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि कन्फ्लिक्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, मिटिगेशन करना है, फिर प्रिवेंशन करोगे, ठीक है, रेस्पॉन्स है, पॉलिसी है, मॉनिटरिंग है, ये सब चीज़ें इस तरीके से आपकी चलती रहेंगी। ओके। तो इन चीज़ों को आपको बस जनरल ओवरव्यू ले लीजिए। वैसे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके मेंस में इस तरीके का ग्राफ बनाने के लिए, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर रिपीट की हैं कि क्या कर सकते हैं हम, सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं पीपल्स को, हम म्यूचुअल बेनिफिट जो है उसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही स्पीसीज़ को अलाउ कर सकते हैं कि जो उनका एरिया है वो उसमें सर्वाइव कर सकें, ताकि वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट ना हो जाएँ, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन ना हो जाए। साथ ही लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारी स्कीम चल रही हैं लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ये इंक्रीजिंग चैलेंज है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है। हाई डिमांड फॉर द लैंड, लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है। डेवलपमेंट प्रेशर यहाँ पर पड़ा, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके। तो इन सब प्रॉब्लम्स के चलते ही आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का डाटा नजर आएगा कि 2018-19 में 500 एलिफेंट किल्ड हो गए इन द ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, और साथ ही आप देखेंगे तो 2361 लोगों की जान भी गई। तो ना तो एलिफेंट्स मरने चाहिए, ना ही पीपल मरने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोएग्जिस्टेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके। तो ये चीज़ आपको समझनी है। साथ ही इंडिया के जो एलिफेंट हैं आर रेस्ट्रिक्टेड टू द 3 to 4% ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिटेट। जितने इलाके में उन्हें रहना चाहिए उसका सिर्फ उन्हें 3 से 4% इलाका ही मिल रहा है, बाकी का ह्यूमंस ने हड़प लिया है। ओके। तो इससे क्या होता है कि एनिमल अपनी जगह से बाहर निकल करके आउटसाइड जगह पर जाएगा अपने फूड को लेने के लिए, जो खाना उसे चाहिए उसको लेने के लिए, जिसके साथ क्लैशेज होंगे विद द ह्यूमंस। ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। कुछ इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, जैसे आप बात करें कि हम एम्पावर कर सकते हैं ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत क्या कर सकती हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं, जितने भी ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन इलाकों के अंदर ग्राम पंचायत को एम्पावर किया जा सकता है कि आप इन सब मुद्दों से डील कीजिए। ओके। तो अगर किसी भी तरीके की दूसरी बात करें, अगर हम प्रोवाइड करना है इंश्योरेंस, अगर किसी भी तरीके का क्रॉप को नुकसान हुआ है तो हम फसल बीमा योजना है, ठीक है, क्रॉप कंपनसेशन या क्रॉप डैमेज दे सकते हैं। अगर किसी की फसल का नुकसान हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर ही खाने की सुविधा अवेलेबल करा सकते हैं, फॉडर एंड वाटर के रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं, ताकि जानवर अपनी जगह से बाहर निकल करके जो अर्बन एरिया है उनके अंदर ना आए। ओके। तो इससे आप रोक सकते हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को। साथ ही टेक प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा सकते हैं, आप बैरियर्स लगा सकते हैं, बायो फेंसिंग कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। उसके बाद आपको सर्किल वाइज कंट्रोल रूम्स बना सकते हैं, टोल फ्री नंबर्स चला सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट की कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट होता है वो होता है, उसको आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर साथ ही अगर आप देखें कि कोई अगर मरा है तो उसकी फैमिली को 24 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड करा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। ओके। तो ये सब इनिशिएटिव हैं, ये पूछे जाएंगे, आप इनको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर इसको लिस्ट कर दिया है कि जो मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसका जो भी भुगतान किया जाएगा वो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से ही किया जाएगा, और इसको डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने बायो फेंसिंग की है ताकि जो एनिमल है वो बाहर ना आए, और ये बायो फेंसिंग ऐसा नहीं है कि तारों की है, ये पेड़ों की होती है, ठीक है, जब भी तो वर्ड बायो यूज़ किया गया है। ओके। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एलिफेंट्स हैं या फिर जानवर हैं उनको राइट टू पैसेज है, मतलब वो जहाँ जाना चाहते हैं उनको उनके
के अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही उड़ीसा के आपको मिलेगा ये अथागर फॉरेस्ट डिवीज़न है, इन्होंने यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर ही फूड स्टॉक्स और वाटर के स्टॉक्स अवेलेबल कराएं ताकि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट से रोका जा सके। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये लास्ट स्लाइड है और एक स्लाइड काम की थी, एक स्लाइड काम की थी इस वीडियो के अंदर। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।